हेलो, आप सबका स्वागत है लर्न टेक विद मनीष में। जैसा कि इस समय एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और आज हम लोग 11 जनवरी के पहले शिफ्ट 9 से जो 10 के बीच में हुई है उसके जीएस के प्रश्नों का रिव्यू करेंगे या उनको देखेंगे तथा उनके आधार पे और कितने तरह के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो आने वाली शिफ्ट में मिल सकते हैं या हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो गुजरात राज्य है वहाँ पे जो हैप्पी न्यू ईयर हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी को, लेकिन हमारे राज्य में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में त्योहारों को मनाया जाता है। तो गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे जो नव वर्ष मनाया जाता है वेस्टु वर्ष। किसके नाम से? वेस्टु वर्ष के नाम से। ये कब मनाया जाता है? तो जब हम लोग दीपावली मनाते हैं। दीपावली कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में। कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में। उसके एक दिन बाद मनाया जाता है वेस्टु वर्ष, जो कि गुजरात राज्य में नए साल यानी नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से अलग अलग राज्यों का अपना अपना नया वर्ष है जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे पंजाब की। किसकी बात करेंगे हम? पंजाब की। पंजाब में जो है बैसाखी त्यौहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। हो सकता है अगला प्रश्न ये जो है आपको पूछ दे। इसके बाद हम देखेंगे बिहार और झारखंड में। बिहार और झारखंड में मैथिली नव वर्ष के नाम से मनाया जाता है। किस नाम से? मैथिली कहाँ पे? बिहार और झारखंड में, या जुड़ शीतल के नाम से। महाराष्ट्र में हम लोग गुड़ी पावा सुने होंगे, जो चैत्र माह में या चैत्र प्रतिभास में मनाया जाता है। गुड़ी पदवा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब बात करेंगे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो है उगादी त्यौहार को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? उगादी त्यौहार को नव वर्ष के रूप में। कहाँ? कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक। इसके बाद उत्तरी पूर्व राज्य जो हमारे 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे असम हो गया, वहाँ पे बिहू के रूप में मनाया जाता है नव वर्ष। केरल में बीसू बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, कई बार पूछा हुआ है। बीसू कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये केरल में। ये भी यहाँ का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस तरह पश्चिम बंगाल में पोहेला बैसाख। पश्चिम बंगाल में जो नया साल मनाया जाता है किस रूप में? पोहेला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो फसलों के आधार पे। किसके आधार पे? फसलों के आधार पे कि किस फसल के रूप में मनाया जाता है। जैसे पंजाब में खिचड़ी हम लोग मनाते हैं, वहाँ पर अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इस तरह से पोड़म हो गया, ये सब त्यौहार भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है साइंस से पूछा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। अब इसके कई नाम हैं। CaCO3 के कई नाम हैं। इसको अलग अलग रूप में भी आपसे पूछ सकता है। पूछ देगा कि चाक का फार्मूला क्या होता है? चाक का फार्मूला क्या होता है? या पूछ देगा चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? या संगमरमर का? तो इन तीनों का ही कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। यानी या तो ये दे देगा, ये पूछ देगा, या ये दे देगा और ये पूछेगा। ठीक। इसी तरह इसी आधार पे और सारे हैं जो प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हमें पूछ दे लाइम वाटर या चूने के पानी का। किसका? चूने के पानी का, लाइम वाटर। तो इसका क्या होता है? CaOH2 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। इसी तरह से बहुत सारे पेपरों में पूछा हुआ है बिना बूझे हुए चूने का। बिना बूझे हुए चूने का, जिसको क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह बूझे चूने का जो है और चूने के पानी दोनों का सेम ही फार्मूला है CaOH2। ठीक। इसी तरह बेकिंग चूना का पूछता है तो सोडियम हाइड्राक्साइड NaHCO3। धावन सोडा का Na2CO3 10H2, यानी पानी के कितने अणु? 10 अणु। इस तरह कास्टिक सोडा NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का पूछ देता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बार पूछा हुआ है बहुत सारे पेपरों में। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमेशा कन्फ्यूजन होता रहता है। इसका CaSO4 2H2O है, और इसका CaSO4 हाफ H2O है। इसमें 2 है और इसमें हाफ है। ये बड़ा शब्द है तो इसमें कम है, ये छोटा शब्द है इसमें ज़्यादा है। इसको ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। ये था दूसरा प्रश्न। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, जो हमारा अभी फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है उस पर आधारित है। पूछा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ है। तो आप सब जानते हैं फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया है, कतर में खेला गया है। किन 2 टीमों के बीच में खेला गया, तो फ्रांस और अर्जेंटीना। फ्रांस और अर्जेंटीना, ठीक, इन दोनों टीम बीच में ये मैच खेला गया। यहाँ पे कतर में 5 स्टेडियमों में कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 32 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 32 टीमों ने भाग लिया था। और ये जो चला था 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर, 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। कौन सी टीम जीती थी, अर्जेंटीना। कौन सी टीम जीती थी, तो अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन रही, फ्रांस, ठीक है ना। ये मैच जो है आपका किस में चला गया था, एक्स्ट्रा टाइम में, अलग से समय दिया गया था। उसके बाद भी नहीं हो पाया 30 मिनट में, तो फिर से पेनाल्टी में खेला गया। 5-5 गोल दोनों टीम आपस में की, ठीक। तीसरे नंबर पे भी पूछ लेता है कब कि कौन सी टीम रही, तो क्रोएशिया। कौन सी टीम रही, क्रोएशिया। और चौथे नंबर पे कौन है, मोरक्को। और एक चीज़ कि जैसे पिछले शिफ्ट में या कल वाली शिफ्ट में पूछा था 2018 में रणजी कौन जीता है, तो हो सकता है ये 2022 है, पूछ दे 2018 में कौन सी टीम जीती थी। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कौन जीती थी, तो थी फ्रांस। कौन थी, फ्रांस। 2018 में फ्रांस। या एक और प्रश्न पूछ देता है कि अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जाएगा। तो अगला फीफा वर्ल्ड कप को 3 देश मेजबान कर रहे हैं, और 4 वर्षों पर होता है। 18 के बाद 22 के बाद क्या है, 26। तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा आपका कहाँ पे, कनाडा में। कहाँ पे खेला जाएगा, कनाडा में। अकेले नहीं खेल यहाँ पे, मेक्सिको, ठीक। ये तीनों देश आपस में आसपास में, मेक्सिको और US में, ये तीनों देश मिलके इसको कराएंगे। कौन सा, 2026 का। जैसे 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, भारत श्रीलंका के द्वारा कराया गया था, उसी तरह से ये 3 देश आपस में मेजबानी करेंगे, ठीक। तो ये 2026 का हो गया। अब बात करते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके शिफ्ट में बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये पेपर आ गया तो दोबारा आ गया, लेकिन इससे संबंधित जैसे वर्ल्ड कप आ गया तो इसके आसपास जो प्रश्न बन सकते हैं कि विजेता कौन है, उप विजेता कौन है, ठीक। या सर्वाधिक गोल किसने किया, तो किलियन एम्बाप्पे ने किया था। कितने गोल, तो 8 गोल। अब ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि अर्जेंटीना जीती है तो अर्जेंटीना के होंगे, नहीं। ये जो थे सर्वाधिक गोल करने वाले, ये थे आपके फ्रांस के, ठीक। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और बेस्ट प्लेयर यानी सबसे अच्छा खिलाड़ी किसको घोषित किया गया, लियोन मेसी। ये कहाँ के थे, तो ये थे अर्जेंटीना के। कहाँ के थे, अर्जेंटीना के थे, ठीक। अर्जेंटीना के यंग प्लेयर यानी सबसे युवा इंजो रांडे थे, ये भी अर्जेंटीना के। बेस्ट गोलकीपर यानी किसने सबसे अच्छे से गोल को रोका, मिलेनो मार्टिज थे, ठीक। अभी कहाँ के थे, अर्जेंटीना। कहाँ के थे, अर्जेंटीना, ठीक। अब कभी कभी पूछ देता है कि जैसे वर्ल्ड कप हुआ तो हर चीज़ का ओलंपिक का स्लोगन होता है, वर्ल्ड कप स्लोगन होता है, तो इसका स्लोगन क्या था, तो इसका स्लोगन था नाउ इज ऑल। क्या था ये स्लोगन, नारा, क्या था, नारा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। इस तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जो प्रश्न आ जा रहा है उससे संबंधित सभी प्रश्नों को आप लोग प्रयास करिए कि तैयार कर लीजिए। अब बढ़ेंगे हम लोग चौथे के तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारे सामने था, गांधी इरविन समझौता कब और कितनी सूत्रीय मांगों पर हुआ था। तो हमारे देश में जो है अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने गवर्नर आए रहते थे, वाइसराय रहते थे, तो इरविन जो है ये वाइसराय थे उस समय, ठीक।
तो 5 मार्च 1931 में, जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। ठीक, गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में होता था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण गोलमेज सम्मेलन से पूछता है प्रश्न कि गोलमेज सम्मेलन में या कितने हुए थे, तो 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3। तीनों कहाँ हुए थे? लंदन में। इन तीनों में एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जिसने भाग लिया वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, जो तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इरविन समझौता 5 मार्च 1931 11 सूत्री मांगों पर गांधी जी और इरविन के बीच में किया गया था। अब एक करेंट का और प्रश्न पूछा है कि शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। यानी अब हमें मंत्री जो भी हैं महत्वपूर्ण मंत्री की प्रधानमंत्री कौन है सबको पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, हमारा गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह जी हैं। ठीक, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। इस तरह के जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक, महिला विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। इन सबको हमको नोट कर लेना है। अब अगला प्रश्न हमारा है, मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है? ठीक, इस ग्राउंड का नाम दिया हुआ है, तो ये है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में। अब कोलकाता से संबंधित आ गया है या ग्राउंड से संबंधित कुछ प्रश्न हमको नोट करने होंगे। जैसे कोलकाता में एक क्रिकेट का ही बहुत महत्वपूर्ण है ईडन गार्डन। कौन है? ईडन गार्डन। ठीक, इसी तरह लखनऊ में एक स्टेडियम खुला हुआ है इकाना स्टेडियम। ठीक, उसका नाम बदल के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। ठीक, इसी तरह गुजरात में एक खुला था जो हमारे प्रधानमंत्री के नाम पे है। ठीक, गुजरात में श्री मोदी वाला स्टेडियम। ठीक, अब 1992 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता। ठीक, ये प्रश्न देखिए पूछ क्या रहा है, प्रश्न हमसे कह क्या रहा है। 1992 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म विभूषण, ठीक, के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है सोनल मान सिंह। अब ये है कौन सोनल मान सिंह? आखिर इनसे सवाल क्यों आ गया? तो ये जो है भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों की हैं। ठीक है ना, ये कलाकार हैं, आर्ट हैं, इन दोनों की हैं। ठीक, और ये सबसे कम उम्र में प्राप्त की थी। अगर पूछ ले भारत रत्न सबसे कम उम्र में कौन पाया है? तो ये हैं हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी। कौन है? सचिन तेंदुलकर। कितनी की उम्र में? 40 की उम्र में। इनसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। ठीक, अब इसके साथ ही सबसे अधिकतम उम्र में पूछे थे कौन पाया है? तो ये एक समाज सेवक हैं और केशव कर्वे जी। ठीक, इनके जन्म के 100वें जन्मदिन पे, किस जन्मदिन पे? 100वें जन्मदिन पे दिया गया है। ठीक, यानी 100 साल की उम्र में इनको भारत रत्न दिया गया है। तो सबसे अधिकतम उम्र में, सबसे कम में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न दिया गया है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ठीक, अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से साइंस के बायोलॉजी से आया हुआ है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? अब विटामिन यानी साइंस से प्रश्न जो आ रहे हैं विटामिन से आ रहे हैं, तो विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आपको तैयार कर लेना चाहिए अगर अगले शिफ्ट में आपका पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बी के नाम के नाम। तो इसको थायमिन नाम से जाना जाता है क्योंकि थायमिन जो है B1 का नाम है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनाल। क्या नाम है? रेटिनाल। क्या नाम है? रेटिनाल नाम है। ठीक, चूँकि रेटिनाल है और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है यह भी पूछ लेता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी हो जाता है। ठीक, विटामिन B1 है थायमिन, B2 है राइबोफ्लोविन, B3 है निसिन, B5 है पेंटोथेनिक अम्ल, C है स्कर्बिक अम्ल। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन C, ये स्कर्बिक, इसके कमी से कौन सा होता है? स्कर्बिक, त्वचा रोग होता है। ठीक, स्कर्बी हो जाता है। ये है टेकोफेराल, इसका रासायनिक नाम टेकोफेराल। इसे जनन शक्ति में कमी आ जाती है। B6 बहुत महत्वपूर्ण है।
पायराडाक्सिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और ये क्या है, रक्त अल्पता, खून की कमी, आयरन की कमी। और ये एक और विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12, इसका नाम क्या है, कोलोमीन, कोवामीन। ये भी इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, यानी रक्त अल्पता हो जाता है। और डी का नाम है कैलीफेरॉल, क्या नाम है, कैलीफेरॉल। और इसकी कमी से होता है सूखा रोग, क्या होता है, सूखा रोग। और ये विटामिन डी हमें सूर्य की किरण से मिलती है। विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, इसकी कमी से क्या होता है, तो जो रक्त हमारा थक्का बनता है, जो कटने के बाद तो रुक जाता है, कुछ देर बाद जमने लगता है, वो इसी की वजह से, अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का बनना रुक जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा करंट अफेयर से है। अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे ग्रहण किया है। इसका मतलब कि यहाँ जो है वो पहले से कहीं का राज्यपाल है और यहाँ के भी दे दिया गया है। तो मेघालय के पहले थे सत्यपाल मलिक जी। कौन थे, सत्यपाल मलिक, ठीक। अब ये नहीं रहे तो अचानक से पद खाली हो गया, तो यहाँ पे किसको बना दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के BD मिश्रा जी को, किसको, BD मिश्रा जी को बना दिया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पहले से ही हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं। संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य के शैली के जनक हैं, तो ये है सतरिया। सतरिया कहाँ का है, असम का है, कहाँ का है, असम का है, ठीक। क्योंकि नृत्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं HSC में, ठीक। तो हमें इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हमें उन सभी प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण लोग हैं जैसे रुक्मणी देवी दले जो हैं, ये किस नृत्य के हैं, भरतनाट्यम। तो कई बार ये प्रश्न पूछता है कि भरतनाट्यम किस या कहाँ का नृत्य है, तो ये है तमिलनाडु का, कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक। इसे पंडित बिरजू महाराज जो हैं किसके हैं, कथक के हैं। और ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी का, उत्तर प्रदेश यानी यूपी का। यहाँ के एक दो और हैं जैसे गिरधारी महाराज जी हैं, लच्छू महाराज जी हैं, ठीक। तो ये सब, सितारा देवी जो हैं ये भी कथक की हैं। उदय शंकर जो है फ्यूजन के हैं। केलुचरण मोहपात्रा जो उड़ीसी के हैं, किसके हैं, ओडिसी के। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जो है उड़ीसा का है, कहाँ का है, उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। इसके और महत्वपूर्ण जो हैं, कौन है, सोनल मानसिंह है, ठीक। कौन है, सोनल मानसिंह है। देखिए ये है सोनल मानसिंह, जिनको पुरस्कार सबसे कम उम्र में दिया गया है, ठीक। ठीक, कुमकुम मोहंती हैं, ठीक। माधवी मुदगल हैं, DN पटनायक हैं, ठीक। तो ये सब हैं, ठीक। गुरु विपिन सिंह कहाँ के हैं, मणिपुर, किसके हैं, मणिपुर के हैं, ठीक। या मणिपुरी के हैं, ठीक, जो मणिपुर का लोक नृत्य है, ठीक। गुरु विपिन सिंह झावेरी बहने, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आता है झावेरी बहने, ठीक। कौन आता है, झावेरी बहने, मणिपुरी में है, झावेरी बहने के नाम पे फेमस, ठीक। अब झावेरी बहने में कौन कौन आता है, रंजना एवं दर्शना, ठीक। रंजना एवं दर्शना दो बहनें हैं जो मणिपुरी नृत्य करती हैं। गुरु वेम्पाती चिन्ना सतमसनी कुचिपुड़ी, ठीक। कौन सा, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक। और बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक। और ये किस राज्य से संबंधित है, ये भी हमें याद रहना चाहिए, ठीक। अब एक और इसमें महत्वपूर्ण है सत्रिया, जो यहाँ पर पढ़े हैं, ये कहाँ का है, असम का है। श्री संत मंत शंकरदेव इस लोग के जनक माने जाते हैं, ठीक, शंकरदेव, ठीक। और इसके कुछ महत्वपूर्ण हैं, बापू राम जी हैं, मनीरा राम दत्ता मोख्तर हैं, ठीक। जतिन गोस्वामी जी हैं, ये सब इसके मुख्य नृत्यक हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगले पे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगनीथ किसके राजपूत थे, कौन पूछ रहा है, मेगनीथ, ठीक।
किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक, तो ये था सेल्यूकर प्रथम निकेटर जो यूनानी था। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ठीक, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको महाभियोग कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो संविधान 61 में इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, साथ ही पूछ लेगा कि राष्ट्रपति से संबंधित कि राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 52। और एक मृत्यु दंड या कोई भी दंड है उसको क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के प्राप्त है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 72 में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, कल एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित, ठीक, केवल निर्वाचित जिनको हम लोग वोट दे के भेजे हैं, न कि जिनको मनोनीत किया जाता है। ठीक, जैसे लोकसभा में और राज्यसभा, इसमें 2 पहले मनोनीत किया जाता है, अब संविधान द्वारा हटा दिया गया है। और राज्यसभा में 12 लोग जो कि कला से संबंधित हैं, ठीक, उनको मनोनीत, ये लोग इनको वोट नहीं देते हैं। इसी तरह यहाँ पे विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया होता है, तो ये लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अब कर मधुपालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? NBHM, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ठीक ना। और इसके जो क्रांति है इसको स्वीट क्रांति या स्वीट रिवोल्यूशन कहते हैं। अब प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? ये प्रश्न देखिए, कई बार क्या होता है हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और हम तुरंत केरल मार देंगे। क्या मार देंगे? केरल, जबकि केरल क्या है? राज्य है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। और ये यहाँ केंद्र शासित कौन है? पुडुचेरी। कितना है? 1037। अब केरल का कितना है? तो 1084। भारत का कितना है? क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत का है 943। कितना है? 943। अब बात करेंगे सबसे कम की राज्य में, तो राज्य में है हरियाणा। कितना है? तो इसका है 879। और बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पे है दमन व दीव। कितना है? 618। ठीक, लिंगानुपात यानी 1000 पुरुष में 618 महिलाएं हैं, और यहाँ पे 1000 पुरुष पे 1037 महिला, 1084 महिला। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला प्रश्न है संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो ये प्रश्न बहुत ही सोचने वाला है या बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है। ठीक, क्यों? कि हम लोग ये सोचते हैं कि संविधान में संशोधन होता है तो अनुच्छेद बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी अनुच्छेद बढ़ाए नहीं गए हैं, बल्कि उनके अंदर जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कोई संविधान संशोधन हुआ, जैसे 19 हो गया या 21 हो गया, तो इसमें 21 क पढ़े होंगे, 21 ख पढ़े होंगे, या ए पढ़े होंगे, बी पढ़े होंगे, सी, ऐसे जोड़ा जाता है। न कि ये मान लीजिए सबसे पहले हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। ठीक, तो ये अनुच्छेद आज भी 395 है। नंबर में 1 2 3 जो नंबर होता है, रोल नंबर होता है, वो इतना ही है। बस इसमें जो है जो बढ़ता है, जैसे 19A हो गया, B हो गया, C हो गया, ऐसे करके उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ अनुसूची को बढ़ाया गया है। ये अब तक कितनी हो गई हैं? 9, 10, 11 और 12 हो चुकी हैं। ठीक, 9 जो हमारा है सबसे पहला जो है भूमि सुधार आंदोलन, या ये जो है आपका भूमि से संबंधित था। 10 जो है दल बदल नेता के लिए बनाया गया है। 11 हमारा ग्राम पंचायत और 12 नगर निगम। ये चारों हमारी अनुसूचियाँ बढ़ी हैं। भाग आज भी कितने हैं? 22 हैं। तो अंतिम अनुच्छेद कौन है? इसका आंसर क्या हो गया? 395। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 395। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी? 1951 में। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना
1951। चूँकि ये 5 साल चलती थी, लेकिन बीच बीच में जो है कभी कभी किन्हीं कारणों से 2-3 बार जो है नहीं हो पाया, एक बार रूलिंग प्लान आ गया, ठीक इस तरह से। और टोटल कुल कितनी पंचवर्षीय हैं तो 12 हैं। 12वीं जो है वो चली है 2012 से 2017, ठीक। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है 12वीं, ठीक। इसके बाद हम लोग इसकी जगह पे ला दिए नीति आयोग, ठीक। नीति आयोग का गठन कर दिया गया जब ये की सरकार आई तो, ठीक। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो चीनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। चुकंदर से भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन है गन्ना है, तो गन्ना से हम चीनी उद्योग करते हैं। विरासत अधिकार का परिणाम क्या है? भूमि के विभाजन। क्या है? भूमि के। अगला प्रश्न है, सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है? राजस्व में। किस बजट में? राजस्व में, ठीक। तो इस तरह से हमने एसएससी जीडी जो 11 यानी आज 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीएस के प्रश्न आए हुए थे उनको हमने देखा, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हमने उनको देखा, और आगे कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है हमने देखा। तो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान के जो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, क्योंकि अनुच्छेद जो पूछ रहा है वो ज़्यादा पूछ रहा है। तो जो भी हैं कि 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, ठीक, 18 में क्या है, 15 में क्या है, इन सबको हमको पढ़ने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।